हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक। हमारा टॉपिक और डिस्कशन है केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स जो माइक्रोब्स की हेल्प से प्रोड्यूस किए जाते हैं, जो कि लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस किए जाते हैं, और इनके क्या एप्लीकेशंस होते हैं एंजाइम्स के या केमिकल्स के, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस डेफिनेटली आता है। नीट के एग्ज़ाम में हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है और इस बार भी क्वेश्चन जरूर आएगा। इसलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वीडियो को एंड तक देखना है, सब बातें आपको समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और कैसे आपको आंसर करना है। माय नेम इज़ दीपक लाठर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। वीडियो की शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। उसी चैप्टर का ये टॉपिक है हमारा, जिसमें हम पढ़ रहे हैं केमिकल्स या एंजाइम्स या बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए कैसे हम यूज़ कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल लेवल का मतलब है, आपको पता है, लार्ज स्केल ऑफ वॉल्यूम में प्रोड्यूस करना, ताकि जो डिमांड है उसको मीट कर सकते हैं। अब जो माइक्रोब्स यूज़ किए जाते हैं, माइक्रोब्स केमिकल प्रोड्यूस करने के लिए भी, एंजाइम्स के लिए भी और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के लिए भी। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि एक्टिव या फंक्शनल होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनको क्या बोलते हैं हम? बायो एक्टिव। जो कि एक्टिव या फंक्शनल होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, उन्हें हम क्या बोलते हैं? बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो इनके प्रोडक्शन के लिए माइक्रोब को यूज़ किया जाता है। माइक्रोब्स आर यूज फॉर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन केमिकल्स। ऑर्गेनिक एसिड्स भी प्रोड्यूस किए जाते हैं, एल्कोहल्स भी प्रोड्यूस किए जाते हैं, जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं एल्कोहल्स के बारे में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और एंजाइम्स का प्रोडक्शन करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं माइक्रोब्स को, इंडस्ट्रियल लेवल पे और कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा, यहाँ पे हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक एसिड्स। यहाँ पे हम पढ़ेंगे पहले कौन कौन से ऑर्गेनिक एसिड्स माइक्रोब्स की हेल्प से प्रोड्यूस किए जाते हैं। जो मोस्ट यूज़फुल है वही हम पढ़ने वाले हैं, उनके यूजेस भी क्या हो सकते हैं। देखो, ऑर्गेनिक एसिड का प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल लेवल पे किया जाता है। अब जो माइक्रोब्स यूज़ किए जाते हैं और प्रोडक्ट जो होता है, सिर्फ इतना ही एनसीईआरटी में गिवन है और यहीं से क्वेश्चंस पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चंस में मैच द फॉलोइंग आ जाता है। करेक्ट मैच पूछ लेते हैं, कभी इनकरेक्ट मैच पूछ लेते हैं, या सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट के बारे में पूछ सकते हैं कि मान लो एसिटिक एसिड बनाने के लिए किस माइक्रोब का यूज़ करेंगे। तो यहाँ से आपको ये सारे एग्जाम्पल दे देंगे, तो आपको करेक्ट आंसर सर्च करना होगा। देखो, हम देखते हैं, पहला है माइक्रोब जिसकी हेल्प से हम सिट्रिक एसिड बना रहे हैं। सिट्रिक एसिड किसके द्वारा बनाया जाता है? इसका सबसे पहले तो टाइप पता होना चाहिए, फंजाई या फंगस के द्वारा। कौन सी? एस्परजिलस निगर। एस्परजिलस निगर एक फंगस है जिसकी हेल्प से सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन किया जाता है। पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है और यही इंपॉर्टेंट भी है। देखो, ये फंजाई से प्रोड्यूस हो रहा है सिट्रिक एसिड। बाद के प्रोडक्ट देखो आप, बैक्टीरियम से प्रोड्यूस ज़्यादा हो रहे हैं। तो एसिटिक एसिड जैसे हो गया, एसिटिक एसिड का प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए? एसिटोबैक्टर एसिटाई। तो यहाँ पे एसिटिक एसिड को याद करना, तो ये एसिटाई इसका जो स्पीसीज है, और एसिटिक एसिड जो है, तो एसिटिक से ये मैच कर रहा है। तो एसिटोबैक्टर एसिटाई बैक्टीरियम की हेल्प से प्रोड्यूस किया जाता है एसिटिक एसिड, लार्ज स्केल पे, इंडस्ट्रियल स्केल पे। नेक्स्ट है बेटा बुटायरिक एसिड। ये भी एक बैक्टीरियम के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, क्लोस्ट्रीडियम बुटाइलिकम। तो यहाँ पे बुटायरिक और बुटाइली यहाँ पे आ गया, तो बुटाइलिकम में जो बुटाइल है इससे मैच कर रहा है, तो इसलिए बुटायरिक एसिड प्रोड्यूस करने के लिए क्लोस्ट्रीडियम जेनस है, स्पीसीज क्या है? बुटाइलिकम, यहाँ पे जो कि बैक्टीरियम है। नेक्स्ट हमारा लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक एसिड जो होता है ये भी एक बैक्टीरियम के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? लैक्टोबैसिलस। क्या बोलते हैं बेटा? लैक्टोबैसिलस के बैक्टीरियम के द्वारा। तो इसमें एक तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, सिर्फ आपसे क्या लिखा होगा कि एक जगह पे ऐसे सिट्रिक एसिड लिखा होगा, और सिट्रिक एसिड से किससे मैच करेगा? फंजाई से मैच करेगा। बुटारिक एसिड लिख दे, किससे मैच करेगा? बैक्टीरियम से मैच करेगा। ऐसे ही यहाँ पे या हो सकता है लैक्टिक एसिड लिखा हो तो बैक्टीरियम से मैच कर जाएगा। ऐसे भी आ जाते हैं कि कंप्लीट नाम ना देखे ऑर्गेनिज्म का, और सिर्फ क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे उसका जो है टाइप पूछ लेते हैं। इसके अलावा देखो, ग्लूकोनिक एसिड लिखा हुआ है। ग्लूकोनिक एसिड ये जो है पेनिसिलियम फंगस के द्वारा, या एस्परजिलस, ये भी एक फंगस, दोनों ही फंगस हैं। तो ग्लूकोनिक एसिड प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या चाहिए? फंगस, जैसे कि पेनिसिलियम या फिर एस्परजिलस निगर, दोनों ही फंगस होती हैं। अगर अब आप देखो कि यूज़ क्या, सिट्रिक एसिड किस काम में आता है, तो यहाँ पे इम्प्लॉयड इन डाइंग। डाइंग क्या होता है बेटा? जो फाइबर होते हैं, क्लॉथ फाइबर होते हैं, उनको कलर करने के लिए
जो है डाई यूज़ की जाती है। इंक्स में यूज़ किया जाता है। मेडिसिन्स 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 में यूज़ किया जाता है सिट्रिक एसिड एज ए फ्लेवरिंग और प्रिजर्वेशन करने के लिए, फूड को फ्लेवर देने के लिए और प्रिजर्वेशन करने के लिए जो है यूज़ किया जाता है। सिट्रिक एसिड का कॉमन यूज़ है। तो आपने सिट्रिक एसिड के यूज़ देखिए, डाइंग में यूज़ कर सकते हैं, इंक्स में यूज़ कर सकते हैं, मेडिसिन में यूज़ कर सकते हैं। एज ए फ्लेवरिंग और प्रिजर्वेशन करने के लिए फूड का हम यूज़ कर सकते हैं सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट है एसिटिक एसिड, जिसको कॉमनली विनेगार कहते हैं। तो यूज इन प्रिपरेशन ऑफ विनेगार में जो होता है बेटा एसिटिक एसिड होता है, और एसिटिक एसिड यहाँ पे विनेगार के अंदर मिलता है। नेक्स्ट है बुटारिक एसिड। बुटारिक एसिड यूज फॉर मेकिंग रेन एसिड, बटर बनाने के लिए यहाँ पे जो है यूज़ में लाया जाता है बुटारिक एसिड। तो रेन एसिड बटर, यहाँ बी से बटर भी है और बी से बुटारिक एसिड भी है, तो इससे ऐसे याद कर सकते हैं। तो यूज फॉर मेकिंग रेन एसिड बटर के लिए। लैक्टिक एसिड जो होता है, लैक्टिक एसिड कर्ड बनाने के लिए है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, हाउस होल्ड प्रोडक्ट में ये एप्लीकेशन आ चुका है। नेक्स्ट है ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड किस लिए होता है बेटा? मोस्टली कैल्शियम का जो है सोर्स होता है। तो ग्लूकोनेट सोर्स ऑफ कैल्शियम टू इन्फेंट्स को दे सकते हैं, न्यूबॉर्न काऊ को दे सकते हैं जो लैक्टेटिंग है, और लैक्टेटिंग मदर्स को दे सकते हैं। तो ये एक सोर्स ऑफ कैल्शियम है, क्योंकि जब लैक्टेटिंग मदर्स होती है उनमें कैल्शियम की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, तो ग्लूकोनिक एसिड इसलिए जाता है। और कॉमनली एनिमल्स में हम देखते हैं कि जो है वहाँ पे ग्लूकोनिक एसिड दिया जाता है ताकि कैल्शियम की कमी ना हो जाए एनिमल में ड्यूरिंग लैक्टेशन, जब उनका चल रहा हो, या न्यूली बॉर्न वहाँ पे जो है इन्फेंट उनका अगर पैदा हुआ है, तो उस केस में उनको दिया जाता है कैल्शियम की डेफिशिएंसी को मीट करने के लिए। तो यहाँ पे ग्लूकोनिक एसिड जो है कैल्शियम का सोर्स है। तो हमने इनके यूजेस भी देख लिए हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ कहाँ से आएगा, माइक्रोप और उसके प्रोडक्ट से मैच करता हुआ आएगा। और मोस्टली ये ग्लूकोनिक एसिड भी नहीं आता, ये पहले 4 ही आते हैं। तो आपको इन्हीं को याद करना है, प्रोडक्ट और इनके माइक्रोप को। नेक्स्ट बेटा एल्कोहल से, एल्कोहल के बारे में हम सब पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा एल्कोहल का तो आप उस वीडियो को देखो, एल्कोहल वाले को, जिसमें हमने इंडस्ट्रियल लेवल प्रोडक्शन में हमने देखा था कि कैसे एल्कोहल का बेवरेज का प्रोडक्शन होता है। तो सैक्रोमाइसिस सर्वेसी या ईस्ट को यूज़ करते हैं, जिसको हम ब्रीवर ईस्ट भी बोलते हैं। इस काम में ये लाई जाती है ब्रीविंग इंडस्ट्री में, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, इस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। फिर हम आते हैं एंजाइम पे। नेक्स्ट हमारा थर्ड है एंजाइम। डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम प्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल है लाइपेजेस। लाइपेजेस जो होता है बेटा डिटर्जेंट फॉर्मुलेशंस में यूज़ किया जाता है। आपको पता है कि डिटर्जेंट जो होते हैं वो वॉशिंग करने के लिए यूज़ किए जाते हैं क्लॉथ्स में, और उसमें लाइपेज एंजाइम प्रेजेंट है, जैसे कि सर्फ एक्सेल या फिर दाग अच्छे हैं, इस तरह की ऐड आपने देखी होगी, टाइड है, और बहुत सारे ब्रांड आ गए हैं जो क्लेम करते हैं कि उनकी जो वॉशिंग एफिशिएंसी है वो बेटर है, वो किसी भी दाग को निकाल सकते हैं। ये क्यों पॉसिबल हो पाया है? क्योंकि उन्होंने अपने फॉर्मुलेशंस में लाइपेजेस डाल दिए, और लाइपेज क्या करते हैं, हेल्पफुल इन रिमूविंग ऑयली स्टेन्स फ्रॉम लॉन्ड्री। लॉन्ड्री के अंदर जो है कितने ही गंदे कपड़े क्यों ना हो, कितने ही ज़्यादा डर्टी क्यों ना हो, कितने ज़्यादा स्टेन क्यों ना हो, वो ऑयली स्टेन्स को भी रिमूव कर सकते हैं। क्योंकि ये जो एंजाइम फॉर्मुलेशंस है बेटा, ये उन स्टेन्स में जो है उनको वहाँ से रिमूव करने का काम करते हैं, उनको डिग्रेड करने का काम करते हैं, और फाइबर्स फ्री हो जाते हैं स्टेन से, तो अच्छे चमक आ जाती है कपड़े में और बेटर दिखाई देते हैं। तो इसलिए ये जो जितने डिटर्जेंट वाले होते हैं कंपनीज, ये जो जितने ब्रांड होते हैं, इसलिए क्लेम करते हैं क्योंकि लाइपेज उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब इतना लार्ज स्केल पे लाइपेज बनाया जाएगा तभी तो हम उनके फॉर्मुलेशंस में ऐड कर पाएंगे और कमर्शियली उसको प्रोड्यूस करके बेच पाएंगे। किससे ऑब्टेन होते हैं? कौन सा माइक्रोब होता है बेटा? कैंडिडा लिपोलिटिका। कैंडिडा लिपोलिटिका एक माइक्रोब है, और दूसरा क्या है, जियोट्रिकम कैंडिडम। तो कैंडिडा लिपोलिटिका और दूसरा कौन सा है, जियोट्रिकम कैंडिडम, जो है ये यूज़ किए जाते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ लाइपेज एंजाइम के लिए, जो कि डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में काम आते हैं और ऑयली स्टेन्स को लॉन्ड्री से रिमूव करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट बेटा एप्लीकेशन है हमारी पैक्टिनेज और प्रोटीएज। ये जो होते हैं पैक्टिनेज और प्रोटीएज, ये यहाँ पे प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करने में रोल प्ले करते हैं। तो इनका क्या फंक्शन है? हेल्प इन क्लैरिफाइंग फ्रूट जूसेस, मेकिंग देम क्लियरर एज कम्पेयर टू दोज मेड एट होम। आपने देखा होगा जब आप जूस बनाते हो फ्रूट जूस, तो उसका पल्प भी साथ में क्रश होता है, तो पल्प भी उसके अंदर आ जाता है। तो जैसे हमारा घर पे बनता है वो ओपेक हो जाता है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। लेकिन जब हम बाहर से खरीदते हैं वही जूस, फ्रूट जूस, तो वो ज़्यादा क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट नेचर थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू होम मेड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे ये एंजाइम फॉर्मुलेशन यूज़ करते हैं और फाइबर्स फ्री बना देते हैं उसको, और फाइबर उससे हट जाएंगे तो उसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी और ओपेसिटी कम हो जाएगी। पैक्टिनेज और प्रोटीएज वहाँ पे यूटिलाइज़ किए जाते हैं इस काम के लिए, और इसलिए फ्रूट जूसेस जो बाहर से पैक्ड होते हैं
बाहर से पैक होके आते हैं पैकेट्स के अंदर, वो ज़्यादा क्लियर दिखाई देते हैं एज़ कम्पेयर टू जो जूस हम घर पे बनाते हैं। इनके लिए जो पैक्टिनेज प्रोड्यूस करने के लिए जो है माइक्रोब हैं बेटा, वो कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं यहाँ पे आपको याद रखना है। एस्परजिलस निगर जो है पैक्टिनेज बनाने के लिए है, और यहाँ पे बाइसोक्लेमस फ्लो जो है, तो एस्परजिलस निगर आसान है और कॉमनली ये पूछा भी यही जाएगा क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट है फंजाई के अंदर। पैक्टिनेज इससे बना सकते हैं, प्रोटीज किससे बना सकते हैं, एस्परजिलस से बना सकते हैं, बेसिलस से बना सकते हैं, और एक मोटिरेला रेनिस्पोरा है, मोटिरेला रेनिस्पोरा। तो आपको फर्स्ट टू याद करने हैं, एस्परजिलस और बेसिलस। एस्परजिलस फंगस है और बेसिलस क्या है, बैक्टीरियम है। तो ये बैक्टीरिया से भी, फंगस से भी प्रोटीज का प्रोडक्शन हो सकता है, जो कि फ्रूट जूसेस को क्लियर ट्रांसपेरेंट बनाने में रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये उनके फाइबर्स को, क्रस्ट फाइबर्स को खा जाएंगे, पल्प के जो प्रेजेंट होंगे, इसलिए जूस क्लियर हो जाएंगे। ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमनली इम्प्लॉयड होता है, हर दिन एम्प्लॉय होता है। ये जो है इस तरह का यहाँ पे एंजाइम है जिसका यूज़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है आजकल लोगों के अंदर क्लोट फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, और एज के साथ भी एक टेंडेंसी बन जाती है जनरली बॉडी की, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्लम्प बनना शुरू हो जाती हैं बॉडी के अंदर ओल्ड एज में। तो वहाँ पे क्लोट बनते हैं, जो क्लोट बूस्टर का काम करता है फॉर रिमूविंग क्लोट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट। अगर किसी की ब्लड वेसल्स में, जो कि नैरो वेसल्स होती हैं, वहाँ पे अगर क्लोट्स बन जाएँ तो ब्लड फ्लो सही से नहीं होगा, तो उन क्लोट्स को रिमूव करने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज का यूज़ कर सकते हैं। कॉमन यूज़ है इसका, डे टू डे लाइफ में हॉस्पिटल्स में यूज़ होता है। ऑफ पेशेंट हु हैव अंडरगोन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जिनके अंदर मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है और लीडिंग टू हार्ट अटैक की कंडीशन आई है। तो हार्ट अटैक का मतलब क्या होता है बेटा, सिंपली हार्ट के अंदर फ्लो अगर कहीं ब्लॉक हो जाए तो पीछे का जो प्रेशर होता है उस पर वो बैक प्रेशर डाल के हार्ट के ऊपर इफेक्ट डालता है, उसी को हार्ट अटैक बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है अगर किसी पर्सन की मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ तो उस केस में क्लोट बना होगा, तभी ऐसा होगा, पॉसिबिलिटी है। तो उस क्लोट को रिमूव करने के लिए हम किसको यूज़ कर सकते हैं, एंजाइम स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये कौन प्रोड्यूस करता है, एक बैक्टीरिया जिसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस। तो कोकस बैक्टीरिया के फॉर्म जो है स्ट्रेप्टोकोकस इसको प्रोड्यूस करती है स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो एक इंजेक्शन की फॉर्म में या जो है प्रोवाइड होता है पेशेंट्स के लिए, और ये यूज़ में लाया जाता है, और इसको जो है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर दिया गया इस बैक्टीरियम को, ताकि स्ट्रेप्टोकोकस जो है स्ट्रेप्टोकाइनेज जब बनाए तो उसकी प्रॉपर्टीज़ बेटर हों। तो जेनेटिक इंजन की हेल्प से ऐसा पॉसिबल हो पाया कि हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं माइक्रोब्स या उनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आया है और अभी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बेटा एंजाइम अमाइलेज, जो कि डिग्रेड स्टार्च को डिग्रेड करते हैं। माइक्रोब किससे ऑब्टेन होते हैं बेटा, एस्परजिलस स्पीसीज से, राइजोपस से, ये दोनों फंगस हैं, और बेसिलस ये बैक्टीरियम है। तो ये फंगस से भी ऑब्टेन हो सकते हैं अमाइलेज, और ये बेसिलस या बैक्टीरियम से भी ऑब्टेन हो सकते हैं। साइक्लोस्पोरिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्ट्रेप्टोकाइनेज के बाद में। ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने का काम करता है। अगर किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है बेटा, सब मैचिंग होने के बाद भी अगर आप किसी को ऑर्गन ट्रांसप्लांट करोगे तो उसका ऑर्गन जो है, जो पेशेंट है वो उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लेगा, तो इसलिए उस समय उसकी इम्यून रिएक्शन जनरेट होना शुरू हो जाएंगी। उससे उनको कुछ समय के लिए सप्रेस करने के लिए क्या दिया जाता है, साइक्लोस्पोरिन ए दिया जाता है, ताकि इम्यून रिजेक्शन होने का जो यहाँ पे चांसेस है वो कम हो जाए। ये कौन प्रोड्यूस कर सकता है, फंगस ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ये आपको नाम याद करना है, ट्राइकोडर्मा जीनस है, पॉलीस्पोरम इसका स्पीसीज है। तो ये फंगस के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है साइक्लोस्पोरिन ए, जो कि ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंगस है, इसको प्रोड्यूस करती है। इसका काम क्या है, इम्यूनोसुप्रेसिव एजेंट है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट में कॉमनली दिया जाता है। तो यहाँ पे इम्यून रिएक्शंस जरूर जनरेट होती है, बेशक आपने फुल मैच कर दिया सब चीज़ें, ब्लड ग्रुप और सब मैच, उसके बाद क्योंकि जो ऑलरेडी बॉडी है ऑर्गन सिस्टम और न्यू ऑर्गन को इतना जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो उस केस में साइक्लोस्पोरिन ए को देना जरूरी है। नेक्स्ट आता है हमारा बेटा जो बायोएक्टिव मॉलिक्यूलर स्टैटिन्स आता है। स्टैटिन्स जो है ये भी फंगस के द्वारा प्रोड्यूस है, इसके द्वारा मोनस्कस परप्यूरियस। तो आपको स्पेसिफिकली नाम याद करना है, साइक्लोस्पोरिन से जो है ट्राइकोडर्मा और स्टैटिन से मोनस्कस परप्यूरियस, और ये भी फंगस के द्वारा प्रोड्यूस है, और नाम क्या है, मोनस्कस परप्यूरियस, जिसके द्वारा ये प्रोड्यूस होता है। ये कमर्शलाइज्ड एज ए ब्लड कोलेस्ट्रॉल लॉवरिंग एजेंट। अगर किसी की बॉडी में जो है कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बन रहा है तो वहाँ पे चांसेस हैं कि प्रॉब्लम कॉज करना शुरू करेगा कोलेस्ट्रॉल। तो उस केस में ब्लड कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए, लोअर करने के लिए स्टैटिन्स को यूज़ किया जाता है।
और ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट का काम करते हैं। तो हो सकता है किसी की बॉडी में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बनना शुरू हो जाए, और कोलेस्ट्रॉल हमें बाहर से खाने की ज़रूरत नहीं है, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट से कोलेस्ट्रॉल बनता है। तो यहाँ पे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट का काम कर सकता है स्टैटिन्स। तो ये इसका काम कैसे करता है ये हम देख लेते हैं। ये कंपेरेटिवली इनहिबिट करता है एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ये एक्ट कैसे करेगा, ये कंपटीशन करेगा, जो एंजाइम कोलेस्ट्रॉल बना रहा था उसके साथ में स्टैटिन जाएगा और उसको एक्टिविटी को रोक देगा। अगर उसकी एक्टिविटी को रोक देगा तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा, तो नेचुरली अपने आप ब्लड में ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। तो यहाँ पे कंपेरेटिव इनहिबिशन होता है, जो एंजाइम यहाँ पे काम कर रहा होता है जो कि कोलेस्ट्रॉल बना रहा होता है, उसको स्टैटिन के साथ में कॉम्पीट करना पड़ा, स्टैटिन उसको रोक देता है उसकी एक्टिविटी को। तो इसका मतलब स्टैटिन अगर रहेगा तो वो एंजाइम काम नहीं करेगा और कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा, तो कोलेस्ट्रॉल नेचुरली लोअर हो जाएगा। स्टैटिन्स जो होते हैं ये मेवलोनट को रिजेंबल करते हैं, मेवलोनट केमिकल कंपाउंड है जिसकी बात हो रही है। ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है कौन से एंजाइम की, HMG-CoA रिडक्टेज, कोएंजाइम ए रिडक्टेज। HMG क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम ए रिडक्टेज। तो HMG को रिडक्टेज की एक्टिविटी को, यहाँ एंजाइम को एक्टिविटी को ये कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करने का काम करता है। HMG क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी बीटा ग्लूटाराइल मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम रिडक्टेज। तो यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम रिडक्टेज HMG को रिडक्टेज की एक्टिविटी को ये कम्पेटिव इनहिबिट करने का काम करता है स्टैटिन्स, क्योंकि मेवलोनट को रिजेंबल करता है। मेवलोनट जो है यहाँ पे जो इस मेवलोनट से जो है कोलेस्ट्रॉल बनता है, और इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे ये स्टैटिन्स वहाँ पे जा करके इस एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करने का काम कर देता है। तो दैट इज़ वाई जो है कम्पेटिव इनहिबिशन का एग्जाम्पल भी आ जाता है स्टैटिन्स। तो हमने बेटा इस वीडियो में डिस्कस किया है, हमने केमिकल्स एंजाइम बायोएक्टिव मॉलिक्यूल डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने पहले ऑर्गेनिक एसिड के बारे में पढ़ा है। ऑर्गेनिक एसिड के बाद में हमने यहाँ पे डिस्कस किया एंजाइम्स के बारे में, फिर हमने डिस्कस किया है बायोएक्टिव मॉलिक्यूल जैसे कि साइक्लोस्पोरिन स्टैटिन्स के बारे में डिस्कस किया, और एंजाइम स्ट्रेप्टोकाइनेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ऑर्गेनिक एसिड डिस्कस किए हैं। वो सारे पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहे हैं। एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा जनरली जो है बायोएक्टिव मॉलिक्यूल स्टैटिन से आता रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, साइक्लोस्पोरिन से आता रहा है, और स्ट्रेप्टोकाइनेज से आता रहा है, और उसके अलावा ऑर्गेनिक एसिड से। और इसमें क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, या तो क्या आएगा, मैच द फॉलोइंग आएगा बेटा यहाँ से, या फिर क्या आएगा यहाँ पे करेक्ट मैच कौन सा है ये आएगा, प्रोडक्ट लिखा होगा, या फिर उसका फंक्शन से मैच किया होगा, या उसका ऑर्गेनिज्म पूछा होगा किससे प्रोड्यूस हो रहा है सेम स्टैटिन के साथ में, या तो उसका ऑर्गेनिज्म पूछा होगा, या फिर उसका फंक्शन क्या है ये पूछा होगा, सेम स्ट्रेप्टोकाइनेज के साथ में इसका फंक्शन क्या है, और या फिर मैच किया होगा ऑर्गेनिज्म किससे प्रोड्यूस होता है। तो आपको ये दो बातें याद रहेंगी, तो ये सारी चीज़ें एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं देने वाली हैं। मुझे उम्मीद है सब बातें आपको समझ में आ गई हैं। वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।